methods of charging: by contact, by friction, by induction. तीन तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं बॉडीज को: बाय कांटेक्ट, बाय फ्रिक्शन, बाय कांटेक्ट। तीन तरीके से हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं: बाय कांटेक्ट, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन। समझ लो ब्रीफली, कुछ नहीं है। कांटेक्ट जनरली कंडक्टिंग बॉडीज के लिए होता है। कंडक्टिंग बॉडीज, ऐसी बॉडीज जो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे वायर हो गया लोहे का, पता ना, कंडक्टर और इंसुलेटर, थोड़ा थोड़ा आइडिया है सबको? वुड क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर? इंसुलेटर है। प्लास्टिक क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर? ग्लास क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर? क्या फर्क है कंडक्टर और इंसुलेटर में? बेसिक फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, राइट। लेकिन क्या अगर मैं किसी कंडक्टर का, मेटल के वायर को ऐसा उल्टा कर दूं तो नीचे गिर जाएंगे क्या इलेक्ट्रॉन? तो फिर फ्लो कैसे कर सकते हैं? विद इन द बॉडी, इट कैन नॉट लीव द बॉडी। विद इन द बॉडी इट कैन फ्लो फ्रीली, लेकिन लकड़ी में वो भी नहीं होता, रिजिड है, फिक्स्ड है, इंसुलेटर। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो विद इन द बॉडी, बाहर नहीं आएंगे। बाहर आएंगे तो खींच लेगा उसको वापस, चल वापस। जैसे आप कितने तेज पत्थर फेंको, क्या पृथ्वी से बाहर चला जाता है क्या? ये वापस आ जाता है। लेकिन पत्थर में या हवा में और ट्री में फर्क है ना। हवा कैन फ्लो विद इन द सरफेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है हवा, लेकिन ट्री जा सकता है क्या? तो वही इंसुलेटर के अंदर भी यही हाल है। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन इज लाइक एयर, सॉरी ट्री, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इज लाइक एयर, बट इट कैन नॉट लीव द कंडक्टर, राइट। तो जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, जैसे ये मैंने गोला सा बनाया, मतलब ये आपको विजुअलाइज करो, एक स्फीयर है, इसको आपने कुछ चार्ज दे दिया, प्लस चार्ज यहां पे इकट्ठा कर दिया, तो ये चार्ज सडनली पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन। ड्यू टू रिपल्शन ये चार्जेस एक दूसरे से खूब दूर दूर चले जाते हैं। तो सबसे दूर क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? सबके सब कहां पहुंच जाएं? सरफेस पे, राइट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंसुलेटर को दोगे तो जहां आपने दे दिया, जहां आपने पेड़ लगा दिया वहीं लग गया, ये नहीं फैलता अपने आप। तो इस प्रॉपर्टी को, जब ये चार्ज अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्शन। लेकिन ये प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? सिर्फ कंडक्टर शो करेगा, राइट। ये शो नहीं करेगा। अब इमेजिन करो, अगर तुमने यहां पे एक कंडक्टर और इसके साथ टच कर दिया जो न्यूट्रल था पहले, क्या होगा? ये आधे डिपेंड नहीं, मतलब आधे जरूरी नहीं, अगर ये छोटा हुआ तो डिपेंड करता है साइज क्या है, राइट। लेकिन अगर दोनों आइडेंटिकल हुए तो आधे आधे। वेरी गुड, ये अपना फील सही समझ में आ रहा है। तो इससे कुछ चार्ज यहां चले जाएंगे, और ड्यू टू दिस जो चार्ज, वो बॉडी चार्ज हो गई, उसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय कांटेक्ट। सिंपल है, बस लिख लो, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ये दिमाग में रखो बस ये बातें। इस पे एक दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो याद रखना है। कांटेक्ट सिर्फ किसमें होता है? ओनली इन कंडक्टर। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से चार्जिंग हम लोग किसको करते हैं नॉर्मली? इंसुलेटर्स को। नॉर्मली कंडक्टर में तो टच से ही हो जाता है, इंसुलेटर में तोड़ना पड़ेगा ना ट्री। इंसुलेटर में तोड़ना पड़ेगा, टूट फूट करनी पड़ेगी। वो कब करोगे? जब आप एनर्जी दोगे। तो फ्रिक्शन से क्या होता है? जब हम ऐसे फ्रिक्शन करते हैं, ये इंसुलेटर्स हैं, हाथ इंसुलेटर हैं, फ्रिक्शन करने से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। और हीट से इलेक्ट्रॉन को मिलती है एनर्जी, एंड इट कैन जंप फ्रॉम वन बॉडी टू। टच करने से कोई काम नहीं होगा। तो फ्रिक्शन क्यों रिक्वायर्ड है? इट गिव्स द एनर्जी to the electrons of insulator so that they can move from one body to another. Simple. Due to the heat energy, electrons can transfer. Make sense? Simple. और ये लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में रखो। ये इंडक्शन वाला फिनोमेना थोड़ा मजेदार है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और सही से। क्लियर हुआ ऑनलाइन? एवरीवन? यस सर। फ्रिक्शन
तो इंसुलेटर कंडक्टर के लिए टच कर दो, इंसुलेटर के लिए रगड़ दो, बॉडीज क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। अच्छा ये कह सकता हूं अगर मान लो दोनों न्यूट्रल थी, क्या मैं न्यूट्रल बॉडीज को भी चार्ज कर सकता हूं रगड़ के? हाँ, पत्थर अगर मैं रगड़ दूं तो यहां पे अगर नेगेटिव नेगेटिव आया तो उतना ही वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो एक पे अगर प्लस क्यू आया तो दूसरे पे, अगर दोनों इनिशियली क्या है, न्यूट्रल, नहीं तो ये वर्ड का ध्यान रखना है, टू न्यूट्रल बॉडीज या वन चार्ज बॉडी विथ अ न्यूट्रल बॉडी डिफरेंट है, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। आइए इंडक्शन वाला काम करते हैं। तो दोनों न्यूट्रल बॉडी, तो दोनों में इक्वल एंड अपोजिट आएगा। अगर न्यूट्रल नहीं भी हुई तो भी क्या दिक्कत है, आ तो जाएगा ना, रगड़ने से एनर्जी मिलेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए उधर कूद के। बट मैं कह रहा हूं अगर न्यूट्रल है तो इक्वल एंड अपोजिट, कॉमन सेंस। आइए इंडक्शन वाला देखते हैं। नींद आ रही है सबको, एक वीडियो चलाते हैं। तुम्हारे लिए इंडक्शन वाला ने वीडियो ढूंढ के रखा था, चल जाए यार, तो गाने चल गए। चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा मेरे को। कोई भी वीडियो चल गया दिक्कत हो जाएगी फिर। अरे भैया जितना की वो भी चलती है। देखो जरा, ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कोशिश करना समझने की वीडियो से। Consider two objects. One has a net neutral charge, and the other has a net positive charge. If the positively charged object is brought near the neutrally charged object, it will induce a charge. The positive charge. समझ में आया अभी तक क्या हुआ ये? Yes, sir. एक न्यूट्रल बॉडी ली तुमने और एक, ये बताओ ये दोनों बॉडी कैसे ली, इंसुलेटर या कंडक्टर? कंडक्टर। इंसुलेटर लेते तो कुछ नहीं होता, ले आओ पास में, कुछ नहीं होना। ये मेथड ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये कंडक्टर के लिए। गर्मी लग रही क्या? तो जब आप इसके पास लाओगे तो आपको ये समझ में आना ये क्यों खींच लेगा इसके नेगेटिव। क्या इलेक्ट्रॉन बाहर उखड़ के आ जाएंगे या बस देखते रहेंगे यहाँ आके कोने में खड़े होके? फिर से सुनो मैंने क्या कहा, क्या ये इलेक्ट्रॉन अभी दूर है, से टच नहीं किया है, क्या इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां पहुंच जाएंगे, बस खड़े देखते रहेंगे बस? सर बस वहीं पे रहेंगे। जंप करने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी बस ये देख रहे हैं आगे इकट्ठे, देखो वाह वाह वाह, मजा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अट्रैक्ट करने से एनर्जी क्यों मिलेगी, मूव कर गए ना, बट इतनी भी नहीं मिलेगी कूद के बाहर पहुंच गए। अगर तुम बहुत जबरदस्त चार्ज ले आओगे चार्ज तो स्पार्किंग हो जाएगी, फिर तो तोड़ के बाहर निकल आएंगे और उसी को स्पार्किंग कहते हैं। बट अगर आप नॉर्मल केस की बात करेंगे तो इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बाहर आ जाए, राइट? Cracks the electrons in the neutral object, which makes the side closest to the positively charged object more negatively charged, and the other side more positively charged. Note that the protons always remain stationary. प्रोटॉन्स को कुछ नहीं होता। If a ground or a bank of electrons that can flow in and out is connected to the neutral object, electrons will flow into the slightly positive side of the object to make it neutral again. When the ground is disconnected and the positively charged object is removed, the once neutral object is left with a net negative charge. आई बात समझ में? तो पॉजिटिवली हो जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा लाएंगे तो वहां कौन सा चार्ज हो जाएगा। ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, अभी मैं पूछ रहा हूँ बना करके। ये चलिए, समझ में आया सबको, एवरीवन? यस सर। तो क्या वो उसमें बताना क्या चाह रहा था, वो बहुत सिंपल सी चीज थी कि जब आपने एक लेटस से एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर कैसा था,
न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्लस, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मजे में जिंदगी चल रही है। अब आपने क्या किया, इसके बगल में एक उसने स्फीयर बनाया था, मैं रॉड भी बना सकता हूं, एनसीईआरटी में रॉड बनी, मैंने रॉड बना दी। क्या ले आया बगल में, एक चार्ज बॉडी ले आया, राइट, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं किया, दूर रख रहा है बस। कैसी चार्ज बॉडी लेके आए, लेटर से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आया। तो अगर ये कंडक्टर है, तो अगर ये क्या है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव कर सकते हैं और उनको ये अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, ये सब के सब यहां से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन यहां से किधर पहुंच जाएंगे, ये यहां 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल, ये पहुंच गए। लेकिन अभी भी पूरी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। 7 हो गए क्या, सॉरी शक्तिमान, ये लो। तो अब अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन ये वाली साइड नेगेटिवली चार्ज है, ये वाली साइड पॉजिटिवली चार्ज है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, किससे, इसको अर्थिंग कहते हैं बेटा। जब आप ऐसे किसी कंडक्टर से पृथ्वी धरती माता को कनेक्ट कर देते हो, धरती माता कोई भी चार्ज ले सकती है और कोई भी चार्ज, क्योंकि बहुत बड़ी है, तो जब आप इसको किसी ऐसी चीज से करते हो तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्लस चार्ज यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, इससे क्या स्ट्रॉ की तरह ले लेंगे, इससे क्या ले लेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन, और ये खुश हो जाएंगे कि वाह चलो फिर से सेट हो गई जिंदगी। किसने दिया ये इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ ने। अब तुम क्या कर रहे हो, इसको यहीं पे रहने दिया है, विदा इसको हटाए आपने क्या किया, अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब बताओ ये बॉडी न्यूट्रल है या नहीं है, अब न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल नहीं है। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए थे तो क्या ये बॉडी कैसी बन गई, नेगेटिवली चार्ज बन गई। अब अगर आप इसको दूर भी ले जाओ, लेटर से आप इसको दूर ले जाओ, तो क्या होगा, ये वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन अब बॉडी पे नेट चार्ज 0 नहीं रहेगा और ये बॉडी हो गई नेगेटिवली। दिस इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग बाय लिख लोगे अपनी शब्दों में, कैसे लिखोगे, when a conductor, neutral conductor is brought closer to a positively charged rod, the electrons gets induced in the conductor due to electrostatic interaction, and when the conductor is connected or grounded, the negative charge flows from ground to the conductor, and then the connection is removed, hence the body is negatively charged. एग्जाम में पूछा जाए अगर मैं नेगेटिवली चार्ज की रॉड लेके आता तो कैसी बॉडी होती, अब ये छोटी सी बात तुम याद रखोगे, लिखने की जरूरत, समझ गए, नहीं इलेक्ट्रॉन तो आ गए थे, रॉड अगर तुमने पहले रिमूव कर दी तो वापस चले जाएंगे, रॉड रिमूव करने से पहले ये हटाना जरूरी है, ध्यान रखना, फिर वो न्यूट्रली रहेगा। अगर तुमने रॉड लाए तो आ गए थे, हटाओगे तो ये वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना, इनमें भी तो रिपल्सन है ना। तो पहले किसको हटाना है, रॉड को या कनेक्शन को, कनेक्शन को। इधर से कट करो पहले ताकि ये जा ना पाए, मुझे आगे फिर छोटी सी, हाँ क्योंकि ये रिपेल करेंगे ना आपस में, इनको तो पकड़ रखा है इनने, ये आपस में तो रिपेल कर ही रहे होंगे ना, बट वो तो इनने पकड़ के खींच रखा है, इसलिए वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, भाग लेंगे तो आपस के रिपल्शन। तो ये आपस में जो फोर्स लग रहा है ना, एक्चुअली में ये फोर्स हमें पढ़ना है। अगला हमारा टॉपिक ही कूलम्ब्स लॉ है, जो असली कहानी चल, अभी तक तो बस स्टोरी बन रही है दिमाग में, चार्ज बॉडीज, मेथड ऑफ चार्जिंग, प्रॉपर्टीज, बट ये भी जरूरी था, एक बार पता करना जिंदगी में जरूरी है। ये बातें समझ में आई बात। तो चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जल्दी से बताओ, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, और क्या है तीसरा, कंजर्वेशन। तीनों का एक्सप्लेन मीनिंग आपको क्लियर है, राइट। मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है,
कांटेक्ट, इंडक्शन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है इंसुलेटर्स? बट क्यों फ्रिक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसे टच कर देते, इट सप्लाइज द एनर्जी सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांजिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, राइट। एक लास्ट पॉइंट और इसमें ऐड करते हैं, हाँ, फ्रिक्शन जनरली इंसुलेटर के लिए ही होता है, कंडक्टर में तो कॉन्टेक्ट ही चला जाएगा। इंसुलेटिंग बॉडी इसमें जब रब करेंगे तो उसमें एक उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इंसुलेटर से दूसरे इंसुलेटर, यस, प्रोटॉन तो नहीं जा सकते। तो इंसुलेटर से चार्ज, हाँ, तो इंसुलेटर चार्ज हो, अरे क्यों? चार्ज फ्लो नहीं होता इंसुलेटर में, चार्ज हो तो सकता है। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, सर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब जैसे अगर तुमने यहीं पे चार्ज दे दिया रगड़ रगड़ के, ये यहीं रह जाएंगे, लेकिन ये चार्ज तो हो गई ना लकड़ी, लेकिन जहां तुमने रगड़ा वहीं रह जाएगा चार्ज। लेकिन यही तुम स्टील की बॉल लेते और तुमने यहां रगड़ा, कुछ देर के बाद देखोगे ये पूरा चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये फर्क है, चार्ज तो दोनों हो ही सकते हैं। तो जो इंसुलेटर होगा उसका चार्ज वहीं रह जाएगा, उसी जगह, हिलेगा ही नहीं, वही है। जो इलेक्ट्रॉन निकले उधर ही निकल गए, जो चिपके वहीं चिपक रहे। कंडक्टर में ये फैल जाएंगे बिकॉज दे आर लाइक एयर इन अ कंडक्टर। अगर कांटेक्ट से ही हो जाता है फ्लो तो फिर इंडक्शन की जरूरत क्या होती है? जरूरत नहीं है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, तभी तो फ्लो हो रहा है। इंडक्शन से ही तो कांटेक्ट से हो रहा है। सर फिर ये तीन अलग-अलग कैसे हुए? इंडक्शन में होना चाहिए था। हाँ, कहने को होना चाहिए था, तीन ज्यादा इजी लगते हैं। कांटेक्ट, इंडक्शन। इंडक्शन में विदाउट, वो कह सकते हो विदाउट कांटेक्ट, बिना टच के कर दिया तुमने। टच कहां किया तुमने? आपसे पूछा जाए कैन वी चार्ज अ बॉडी विदाउट कांटेक्ट? ओनली कंडक्टिंग बॉडी। आसान आसान थोड़े, अपने को कौन सा करना है? वो तो पूछेंगे ना एग्जाम में, वो तो पूछेंगे कि क्या तुम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हो बिना छुए बाय इंडक्शन। बस ये छोटी सी बात दिमाग में रखनी है। यस, यही होती है कि एक्सेस चार्ज अगर कहीं से आ गया, मान लो एकदम से किसी ने एसी चला रखे हैं 10, एकदम से बंद करेगा तो एकदम से फ्लक्स ऑफ चार्ज आता है और बगल वाले घर के उड़ जाएंगे सारे। तो उस चीज को कम करने के लिए क्या करते हैं, हर जगह अर्थिंग कर देते हैं। एक्सेस चार्ज सारा कहां चला जाता है? जमीन में, पृथ्वी। वो कोई सोचे कि ये मेरे घर का अर्थिंग का वायर है। चलिए, एक और छोटी सी बात और इसमें ऐड करने की, वो है मास के बारे में पिछले साल पढ़ा था, चार्ज के बारे में अभी पढ़ना चालू कर रहे हैं। इन दोनों में कुछ फर्क होना होगा ना, डिफरेंसेस बिटवीन चार्जेस एंड और यू विल बी सरप्राइज्ड। मास और चार्ज के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं मास, सॉरी पहले चार्ज लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं मास। सबसे पहले कंजर्वेशन बताओ, चार्ज कंजर्व होता है? मास कंजर्व होता है? नो। E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन को इसी बात का तो मिला है पुरस्कार। मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी। जब एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन, फिजन, तो इतनी एनर्जी कहां से मिलती है? क्या वो केमिकल एनर्जी है? मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मास कंजर्व, अगर कहीं पे भी कोई चीज कंजर्व नहीं है तो उसके ऊपर परमानेंटली दाग, वो कंजर्व नहीं। भले 99.99 जगह कंजर्व था, वो कोई नहीं देखेगा, एक जगह निपट गई, नॉन कंजर्व। याद रखना है, मास इज नॉट कंजर्व। हाँ बोलो बोलो, मुझे पता लग रहा है कि तुमको बच्ची नहीं बात सर, अभी तक तो कंजर्व बोलते थे आप हर जगह, बट अब हम फंडामेंटली चले गए हैं, अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चले गए हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में चले गए हैं, इन जनरल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। एंड देयर मास इज नॉट कंजर्व्ड। हमारी मैकेनिक्स के अंदर मास इज कंजर्व्ड बट नॉट इन
यूनिवर्सल फिजिक्स। आई बात समझ? मैकेनिक्स के अंदर दो बॉडी टकराई, कोई बात नहीं, टोटल मास चलेगा, टूट गया टोटल मास चलेगा, बट न्यूक्लियर लेवल पे अगर देखें तो नहीं है, मास डिफेक्ट तो पड़ा जाएगा स्पेशली। ठीक है सर, हाँ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फेल हो गया मतलब। वो निपट गई डेफिनेशन। मास, ये तुमने कहां पढ़ ली? एनर्जी वाली डेफिनेशन मास पे क्यों लगा रहे हो यार? सर मास भी था ना केमिस्ट्री में 9th में, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और ये था डिस्ट्रॉयड। हाँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर। हाँ, कैन सर। बी डिस्ट्रॉयड। सर ये क्या बात है? तो गलत पढ़ा सर हमने तो कन्वर्ट किया ना डिस्ट्रॉय। सर गलत पढ़ा दिया क्या? ना, कन्वर्ट एक दूसरे फॉर्म में कर दिया ना। एनर्जी इज डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट अ मास। चला गया वो, केजी में नहीं है, वो जूल बन गया, इट इज डिस्ट्रॉयड, राइट। इससे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई अपन बहुत बड़ा स्पेसशिप में जाने नहीं वाले हैं, रटना है ये, नॉट कंजर्व। आई नो बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आता है, बट मजा को लिमिट रखो, क्वेश्चन भी करने। अभी कूलम्स लॉ पढ़ना, वेक्टर एडिशन लगाना है वहां पे, डायरेक्ट वो सब करना, ये तो। अभी देखो मास के और कारनामे देखो, करतूते हैं इसकी। और क्या था जहां पे कंजर्व हो रहा था? और क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन चार्ज तो करेगा, मास नहीं करेगा। कुछ मास के ऊपर कोई क्वांटाइजेशन का रूल वैलिड नहीं है। तीसरा, इनवेरियंस। ये थोड़ा सा नई चीज है तुम्हारे लिए। इनवेरियंस का मतलब समझो, इट इज द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन। कोई भी ऐसी चीज, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मोशन पे डिपेंड ना करे, उसे क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट। एनी प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इनवेरिएंट। तो चार्ज, कोई चार्ज कितना ही मूव कर जाए, चार्ज की, उसके चार्ज की वैल्यू चेंज, और मास चेंज हो जाती है। मास डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रेस्ट मास एम नॉट होता है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हें पतला होना है, दौड़ जाओ, मोटा होना है तो सूट। ये रेस्ट मास से, मोटा होने से बढ़ेगा नहीं, रेस्ट मास ही रहेगा। बट इफ यू मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, योर मास कैन बिकम इन्फिनिट। उल्टा बोल दिया, सॉरी मैंने। अगर तुम दौड़ोगे तो मोटे हो जाओगे, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। वही तो सर। मैंने क्रिएट नहीं किया यार, ये बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है। तो प्रैक्टिकली फेल है मतलब। जरा देखो, ये नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है? 3 इंटू 10 की पावर 8 है। तुम भागोगे 1.3 से, है? देख लो क्या होगा उसका हाल, बहुत नेग्लिजिबल चेंज है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हैं, वो लगभग कोई c/3 से मूव कर रहा है, कोई c/4 से मूव कर रहा है, तो हमने देखा इनका मोमेंटम ही चेंज हो जाता है। कम वक्त लगनी चाहिए थी, धीरे लगी बहुत तेज, भाई इसी स्पीड से तो इतना ही लगना चाहिए था। तो वहां से इन लोगों ने कंक्लूड किया एक्सपेरिमेंटली कि अरे भैया मास चेंज हो गया, आगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ये सब चीजें इसी के ऊपर बेस होंगी। तो ये मास यहाँ पे भी फेल हो गया। एक और चौथी चीज है जो मुझे याद नहीं आ रही है अभी थोड़ी देर के लिए। चार्ज और मास में कंजर्वेशन हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया, इनवेरिएंस हो गया। एक चीज और है, हाँ, एक तो ये देसी भाषा भी है कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड मास विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंटी मैटर ढूंढ रहे लोगों को मिला नहीं आज तक। एक चीज और है, मेरे दिमाग से उतर गई है वो, फिलहाल छोड़ दो, उसको बाद में लिखवाऊंगा। एडिटिविटी लिख दो। यस यस, यही थी। ये फॉलो करता है एडिटिविटी को, ये भी फॉलो करता है। एक ही चीज में ये दोनों सेम है। हाँ, लिख लो, मैं आया 1 मिनट पानी पी के।
पानी वानी पीना तो पी सकते हो, किसी को अगर पानी पीना है तो। चाहिए पानी नहीं? चलो ये बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब हम लोग चार्ज के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बॉडीज और ये सब क्लियर है कॉन्सेप्ट। अल्टीमेटली आज की क्लास का जो मेन काम है वो है कूलम्स लॉ पढ़ना, जो अगली क्लास में भी कंटिन्यू होगा। कूलम्स लॉ क्या है? दैट इज द बेसिक लॉ ऑफ फोर्स। वो किसका है? लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट बोलना जरूरी है क्योंकि चार्जेस की शेप तो बॉडी पर डिपेंड करेगी। अगर रिंग हुई तो रिंग बन गई, रॉड हो गई, डिस्क हो गई, देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। बट कूलम साहब ने सिर्फ किसके लिए दिया था? फॉर पॉइंट लाइक बॉडीज। पॉइंट का मतलब बहुत गोल गोल सी छोटी सी बॉडीज, उनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू वो किसने दी थी? कूलम साहब ने। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो हमने देखे थे, क्वांटाइजेशन, चार्जिंग, इलेक्ट्रॉन का बिखर जाना हर तरफ, ये इंडिकेट कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स की वैल्यू किसने निकाल के दी? कूलम साहब ने दी। उसी को क्या बोलेंगे? कूलम्स लॉ। ये लॉ उनको सपने में आया था, एक्सपेरिमेंटली आया? एक्सपेरिमेंटली आया। कोई भी लॉ सपने में नहीं आता है, कुछ लोगों को छोड़ के। लेकिन ये लॉ फंडामेंटली इन्हें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कर करके निकाल के दिया, और इतना बढ़िया दिया, सोचो एक्सपेरिमेंट से आज से 200-300 साल पहले, जो आज भी 100% सही है। राइट। तो अब जो नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर यही दो चीजें हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी, बेसिक चीज, चार्ज के बीच का फोर्स, कूलम्स लॉ, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज चैप्टर का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका फोर्स, और दूसरा फील्ड। फील्ड एक नई चीज है, खत्म। हेडिंग डालो, कूलम्स लॉ। अच्छा ये बताओ, न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा सकती है क्या? कैन अ न्यूट्रल बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज बॉडी? नो सर। अगर वो न्यूट्रल बॉडी कंडक्टर है तो? सर लगा सकती है सर। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी कंडक्टर है तो? क्वेश्चन समझ में आया? कैन अ न्यूट्रल बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज बॉडी? क्या कोई न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी पे फोर्स, या चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी पे फोर्स लगा सकती है? चार्ज बॉडी न्यूट्रल में लगाई। तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ न्यूट्रल भी तो चार्ज पे लगा देगी ना, वो तो दोनों इम्प्लिसिट है। क्वेश्चन ये क्या लगा सकती है इस पे? यस सर। कौन सा लगाएगी? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, या ऑलवेज अट्रैक्टिव, और बोथ? सर ऑलवेज अट्रैक्टिव। सर बोथ। बोथ पक्का? हाँ पक्का। सर ऑलवेज अट्रैक्टिव मतलब वो तो नहीं हो सकता, बोथ ही होगा। सोच समझ के आंसर दो। तो आपको ये चीज तो पक्का है कि यस इट कैन एक्सर्ट द चार्ज, राइट? अब बताओ, क्या रिपेल भी कर सकती है न्यूट्रल बॉडी? बताओ, रिपेल भी कर सकती है क्या? इसका करेक्ट आंसर है सर क्यों? बताओ क्यों? अगर ये पॉजिटिवली चार्ज लेकर के आओगे तो यहां पे पास में क्या इकट्ठा हो जाएगा? तो वो प्लस उस प्लस पे भी लगा रहा होगा, ये प्लस इस माइनस पे भी लगा रहा होगा, बट वो दूर है तो उस पे लगने वाला फोर्स कम होगा, हल्का होगा। तो ये इसको ओवरऑल इनके बीच में नेट फोर्स कैसा आएगा इनके आपस में? अट्रैक्टिव। अगर मान लो मैं नेगेटिवली, दूसरा पॉसिबल केस क्या है? कैसी लोड लेकर के आऊं मैं? नेगेटिव। और तो कोई पॉसिबल नहीं है ना, न्यूट्रल को लाओगे तो कुछ नहीं होना।
या तो पॉजिटिव के पास पॉजिटिव लेकर के आओगे न्यूट्रल के पास, या नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव निकल के आए थे तब तो अट्रैक्टिव था, नेगेटिव निकल के आएंगे तब क्या होगा बताना जरा। पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव तब भी तो अट्रैक्टिव ही आया। देखो, अरे अब तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे ना दूर, तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव, और ये तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो न्यूट्रल बॉडी हमेशा कैसा फोर्स लगाएगी, और लगा सकती है, और हमेशा पॉजिटिव अट्रैक्टिव ही लगाएगी। कंफ्यूजन है या क्लियर है? छोटी सी बात, ठीक, समझ में आया ना एवरीवन? बोले सर अब तो रटी लिया है, आपका समझना क्या। लिखो कूलम्स लॉ। It states that तो इनने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि दो कोई से भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, अब पॉइंट चार्जेस को मैं ऐसे दो डॉट की तरह ही बनाऊंगा, मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेरी मर्जी, वो कहीं पे भी रखे हो सकते हैं ना, राइट। हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हो सकता है वो दो रस्सी से टांग करके रख दी हो, दो बॉल है, हो सकता है एक ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स में रखे हो सकता है एक आपको हेक्सागन दे दे और उसकी 6 वर्टेक्स पे रख दे, तो अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना पॉइंट चार्जेस। हमें उनके बीच में क्या निकालना है, फोर्स। हमें हर एक का देखना है या पहले हमको कोई भी दो का देखना है? हर एक पेयर का मिल जाए, हम सारे पेयर का फिर वेक्टर से कर देंगे। कोई दो का मिल जाए, दो का निकालना, फिर ऐसे करके दो दो के पेयर बना करके रिजल्टेंट निकाल देंगे। आई बात समझ में? हमें तो सिर्फ दो के बीच का निकालना है, क्योंकि बाकी भी ऐसे दो दो के पेयर बना करके आंसर आ जाता है। तो ये दो मैंने बना दिए लेटेस्ट से, अपनी मर्जी से मैंने इसको Q1 कह दिया, अपनी मर्जी से इसको Q2 कह दिया, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगी। वो डिस्टेंस कभी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे, कभी कोऑर्डिनेट से निकालोगे, कभी x मानोगे, कभी d गिवन होगा। ये डिस्टेंस भी तो इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच में। थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्या ले रहा हूं, r, राइट। तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसका फॉर्मूला जिस इंसान ने दिया था उसका नाम कूलम्स है, और उसने कहा था ये जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एक्सपेरिमेंटली आया, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको क्या बोलते हैं? ये चीज ऑलरेडी आप देख चुके हैं पहले, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो भी फॉलो करता था इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी फॉलो करता है इनवर्स। इसका मतलब यही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। याद रहे डायरेक्शन या सिर्फ मैग्नीट्यूड है? ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, राइट। ये किसी के बीच में या सिर्फ दो पॉइंट के लिए बोल रहे हैं? दो पॉइंट के लिए बोल रहे हैं। तो यहां से आ गया, दिस इंप्लाइज। अच्छा, ये फोर्स Q1 ने Q2 पे लगाया, Q2 ने Q1 पे लगाया, या दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं? ऑफ कोर्स। तो ये जो फोर्स एक्सप्रेशन बनता है मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली, जो मैग्नीट्यूड निकल के आया, मैग्नीट्यूड इज Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught times r square. This is your magnitude of electrostatic force between two point charges. 4 का मतलब आप ये टर्म तो आपको ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चन के अंदर। आई बात समझ में? आप ही बता रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। पहले थोड़ी देर के लिए वेरिएबल्स देखो, ये तो कांस्टेंट होगा ना, इस पे टेंशन क्यों लेनी, एक्सप्लेन कर देंगे। अपने एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसमें वेरिएशन किसके अंदर आने वाले हैं? Q1 और Q2 में, और R में। डिस्टेंस डबल कर दी तो, डिस्टेंस डबल कर दी तो डबल, अगर R डबल कर दिया तो फोर्स बढ़ गया या कम हो गया? R स्क्वायर 4 टाइम्स कम हो गया। आई बात समझ में?
एक चार्ज डबल कर दिया, दूसरा चार्ज आधा कर दिया तो Q1 कर दिया डबल, Q2 कर दिया आधा तो नो चेंज। सेम, नो चेंज। अगर तीनों में चेंज कर दिया, एवरीथिंग इज डबल्ड, सर नहीं तो भी नो डबल चेंज। नो चेंज। ध्यान से देखो, सर नो चेंज। नो चेंज, इसका 2 उसका 2 इसके 2 2, एवरीथिंग इज इंक्रीज n टाइम्स, नो चेंज। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना है। आई बात समझ में? अभी कांस्टेंट का मतलब बताता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। तो लिखिए वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, इसको कहते हैं k, इसकी वैल्यू भी रट करके रखनी है 9 × 10⁹। ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, पहले तो इसको बोलो एक बार जरा सब लोग, क्या ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, नॉट जीरो, अगर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा हो तो सिर्फ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी, परमिट होता ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस का कांस्टेंट है। पानी के अंदर की वैल्यू अलग होगी, अगर ये किसी गैस के अंदर है उसकी वैल्यू अलग है, ये अगर किसी दूसरे मीडियम के अंदर है तो ये कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इसमें एक फंडामेंटल फर्क ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम पर डिपेंडेंस, लेकिन ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड क्यों? क्योंकि इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट आ गया, जो कि हर मीडियम में चेंज हो जाएगा। सो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी। लिख तो दी, भरोसा नहीं है इस पे? वो ढूंढना गूगल में जाके, एप्सिलॉन नॉट। अब जल्दी से इस पे 2-3 नोट लिखो। सर इसके बाद रिज्वाइन करना है? हाँ रिज्वाइन कर लो, मैं रीस्टार्ट कर दूं।